सोमवार को मॉस्को के शेरेमेतिएवो एयरपोर्ट पर जो हुआ वो सच में अकल्पनीय था। रूस की सबसे बड़ी एयरलाइन एरोफ्लॉट एकदम से जैसे थम सी गई। हाँ बिल्कुल, दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल, हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए, मतलब पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल। और शुरू में तो लगा कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी। हाँ, वही बताया गया था, लेकिन असल में ये वो नहीं था। ये एक सोचा समझा विनाशकारी साइबर हमला था, और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। सही कहा। हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस हैं, वो सब एक बहुत ही कह सकते हैं परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। कैसे हैकर्स ने पूरी एयरलाइन को ही ठप कर दिया। बिल्कुल। तो चलिए इस सारी जानकारी को खंगालते हैं और समझते हैं कि असल में हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि हुआ क्या। सोमवार एरोफ्लॉट अचानक 50 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। हाँ, और ऑफिशियल कारण क्या दिया? सूचना प्रणाली में विफलता, मतलब एक टेक्निकल ग्लिच बता दिया गया। पर यह तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। और असर एयरपोर्ट पर तो जैसे हंगामा मचिया, लोग घंटों फंसे रहे। सोशल मीडिया, खासकर वीके जो रूस में काफी चलता है, उस पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। सही बात है। छोटे एयरपोर्ट्स जैसे वोल्गोग्राड, वहां भी लोग सुबह से फंसे थे। वेबसाइट बंद, कॉल सेंटर से कोई जवाब नहीं, मतलब पूरी तरह कम्युनिकेशन ब्लैकआउट था। जानकारी नहीं थी किसी के पास। बिल्कुल। और इस सब के पीछे कौन था? दो ग्रुप सामने आए, यूक्रेन समर्थक साइलेंट क्रो और बेलारूस के साइबर पार्टिसंस। उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली। अच्छा, तो ये हैकर्स का काम था। उन्होंने क्या कहा? सुना, बड़े दावे किए उन्होंने। दावे तो वाकई चौंकाने वाले हैं। उनका कहना है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं था। वो 1 साल से एरोफ्लॉट के सिस्टम में घुसे हुए थे। 1 साल से है तो ये दिखाता कि सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक थी। ये सिर्फ फेलियर नहीं, ये तो जानबूझकर किया गया विनाश है। और बात यहीं रुकी नहीं, उन्होंने धमकी भी दी कि वो सारे यात्रियों का पर्सनल डेटा पब्लिक कर देंगे। तो मकसद क्या था? डर फैलाना? हाँ बिल्कुल, लोगों में डर पैदा करना, सरकार पर दबाव बनाना। लेकिन क्यों? मतलब क्या ये पैसे के लिए था, जैसे रैंसमवेयर होता है? नहीं, उनका संदेश और मकसद एकदम साफ था। उन्होंने कहा, ग्लोरी टू यूक्रेन, लॉन्ग लिव बेलारूस। अच्छा, तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल था, यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जैसे सोफोस के राफिक पिलिंग, उन्होंने भी यही कहा है, ये हमला वैचारिक था, पैसे के लिए नहीं। तो ये यूक्रेन युद्ध का एक तरह से नया फ्रंट बन गया है, साइबर फ्रंट। रूसी सरकार ने इस पर क्या कहा? वो तो अक्सर ऐसी बातें दबा देते हैं। ये दिलचस्प है। इस बार क्रेमलिन ने मतलब असामान्य रूप से हमले की गंभीरता को माना है। उनके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि ये काफी चिंताजनक है। सरकार का मानना कि हाँ साइबर हमला हुआ है, ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, और रूसी प्रोसिक्यूटर्स ने फौरन साइबर घुसपैठ की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। और यात्री, उनकी परेशानी का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। छुट्टियों का समय, लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं, कोई खबर नहीं। ये साइबर हमले का मानवीय पहलू है। एरोफ्लॉट ने क्या किया उनके लिए? एयरलाइन ने कहा है कि 10 दिन में रीबुकिंग या रिफंड देंगे, लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप रहा ना, उससे लोगों की निराशा और बढ़ गई। जानकारी ना मिलना शायद सबसे तकलीफदेह था। ये पूरी घटना हमें एक बड़े मुद्दे की तरफ सोचने पर मजबूर करती है, साइबर वॉरफेयर। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से ये एक अदृश्य मोर्चा बन गया है। बिल्कुल सही कहा। यूक्रेन की अपनी IT आर्मी है, जिसमें कहते हैं करीब 3 लाख वॉलंटियर हैकर्स हैं। और यही ग्रुप्स, साइलेंट क्रो और साइबर पार्टिसंस, ये पहले भी रूस में हमले कर चुके हैं। टेलीकॉम कंपनियां, बीमा कंपनियां, मॉस्को का IT डिपार्टमेंट। लेकिन एरोफ्लोट वाला हमला शायद अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल लगता है, और सबसे ज्यादा असर डालने वाला भी, क्योंकि ये पीक हॉलिडे सीजन में हुआ और हजारों आम लोगों को इसने प्रभावित किया। हाँ, और ये भी देखिए कि एरोफ्लॉट सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है। रूस के लिए ये एक तरह का राष्ट्रीय प्रतीक है, सोवियत जमाने का। प्रतिबंधों के बावजूद ये घरेलू ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो इसे निशाना बनाना सिर्फ सिस्टम पर हमला नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक चोट भी है। बिल्कुल, एक साइकोलॉजिकल अटैक भी है। तो संक्षेप में कहें तो एरोफ्लॉट पर यह साइबर हमला सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं है। ये दिखाता है कि यूक्रेन संघर्ष में साइबर युद्ध कितना बढ़ गया है और कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, और ये भी दिखाता है कि कैसे राजनीतिक मकसदों के लिए
इतने महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है, जिसका सीधा असर हम जैसे आम नागरिकों पर पड़ता है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य के युद्धों में हमारी ये जो डिजिटल दुनिया पर निर्भरता है, ये कितनी बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। सही बात। और कैसे सामान्य लोग अनजाने में ही इस अदृश्य लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं या कहिए शिकार बन जाते हैं, ये सोचने वाली बात है।